हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइज़र के लिए 3000 प्लस एमसीक्यू सीरीज़ में आज हम 9वां भाग करने वाले हैं। बहुत ही शानदार ये सुपर डुपर हिट सीरीज़ है। महिला सुपरवाइज़र के लिए 3 से 4 क्लासेस मेरे चैनल पर चल रही है। एक 3000 प्लस एमसीक्यू की है, एक वन लाइनर की है, एक थ्योरी क्लास की है और एक जो है 30 प्रश्नों की सीरीज़ है। बहुत सारे लोगों के मन में ये आ रहा है कि अभी एग्ज़ाम हो नहीं रहा है, एग्जाम आचार संहिता लग गई। देखिए, ऑर्डर पास हो गया है। अभी आपको पता है कि 2024 में मिड में ही लोकसभा चुनाव, सभी वैकेंसी को इसलिए होल्ड कर दिया गया है ताकि कि चुनाव के बाद ही उन वैकेंसी को निकाला जाए, क्योंकि उस समय के लिए भी वैकेंसी उनको रखना था। तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर तैयारी कर दीजिए, अपना तैयारी को मत रोकिए, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो तैयारी को बिल्कुल मत स्टॉप कीजिए, तैयारी में लग जाइए। जिन लोगों को सुपरवाइज़र की जॉब लेना है वो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिप्थीरिया के लिए कौन जिम्मेदार है। देखो, डिप्थीरिया का नाम ही उससे होने वाले जीवाणु के नाम पे पड़ा है। डिप्थीरिया एक जीवाणु से द्वारा होने वाली बीमारी है, या बोल सकते हैं बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली बीमारी है। ये भी क्वेश्चन आता है कि डिप्थीरिया किससे होता है, जीवाणु से, विषाणु से, प्रोटोजोआ से। तो आपको याद रखना है कि जो डिप्थीरिया है वो बैक्टीरिया से होता है, और जो डिप्थीरिया के लिए जिम्मेदार है वो है कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरी। कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरी जो है, या कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया जो है, वो डिप्थीरिया के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अलावा जो क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी है वो टिटनेस के लिए होता है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जो होता है कुष्ठ रोग के लिए होता है। और विब्रियो कॉलेरी जो है वो हैजा जो हो जाता है, हैजा के लिए जिम्मेदार जीवाणु रहता है। तो विब्रियो कॉलेरी किसके लिए होता है, हैजा के लिए होता है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री किसके लिए होता है, कुष्ठ रोग के लिए होता है। टिटनेस के लिए क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी होता है। और कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरी किसके कारण होता है, डिप्थीरिया के कारण होता है। डिप्थीरिया किसके द्वारा होने वाली बीमारी है, डिप्थीरिया जीवाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। और इसमें क्या होता है ना, गले में फांस लगती है और गले में संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है, श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। तो ये सभी चीज़ें डिप्थीरिया की याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हैजा किस जीवाणु से फैलता है। मैंने अभी आपको बताया, हैजा फैलता है विब्रियो कॉलेरी। हैजा किस जीवाणु से फैलता है, विब्रियो कॉलेरी के द्वारा हैजा फैलता है। जीवाणु क्या होते हैं, जीवाणु एक कोशिकीय जीव होते हैं। जीवाणु क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं, और नॉर्मली ये संक्रामक बीमारियों को पैदा करते हैं। तो ये भी आपको याद रखिएगा। तो हैजा किस जीवाणु से फैलता है, विब्रियो कैलोरी के द्वारा हैजा फैलता है। और अगर इसके खिलाफ अगर लड़ना है तो एंटीबायोटिक दवाइयाँ दी जाती हैं, तो इसको याद रखिएगा। इसमें लूज़ मोशन हो जाता है, और इसकी जो अवधि होती है, अगर अवधि आपसे पूछे तो इसकी लगभग हैजा जो होता है वो 5 दिन तक होता है। पेट खराब रहता है इसमें, और ये लगभग, और ये आपसे पूछे किस कारण से होता है, तो बैक्टीरियल अगर संक्रमण हो जाए, दूषित पानी के कारण ये जीवाणु आ जाते हैं आपके शरीर में। इसके कारण डायरिया हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा पानी शरीर से निकल जाता है। तो ये सभी चीज़ें याद रखना। अगला है, काली खांसी किसके कारण होती है। काली खांसी, देखो, पर्ट्यूसिस, विब्रियो कॉलेरी, नेमोटेड, ट्रिपनोसोमा। देखो, ट्रिपनोसोमा तो नींद से संबंधित बीमारी है, विब्रियो कॉलेरी हैजा से संबंधित है। जो पर्ट्यूसिस है वो काली खांसी किस जीवाणु से फैलती है, पर्ट्यूसिस जीवाणु से फैलती है। काली खांसी क्यों होती है, इसका पूरा नाम अगर देखा जाए तो इसका पूरा नाम है बोर्डेटेला पर्टूसिस। काली खांसी का पूरा नाम क्या है, पूरा नाम है बोर्डेटेला पर्टूसिस, ये इसका पूरा नाम है। और काली खांसी इसी जीवाणु से फैलती है, बोर्डेटेला पर्टूसिस से। यह जीवाणु क्या होता है, वायु मार्ग की सतह को संक्रमित कर देता है, जिससे क्या होता है, श्वास नली आगे जाकर विभाजित होकर दो वायु मार्गों को जो फेफड़ों तक जाते हैं उसको इंक्रीज कर देती है। तो याद रखिएगा, काली खांसी किसके कारण होती है, पर्टूसिस, क्या बोर्डेटेला पर्टूसिस के कारण होती है। इसको कुकर खांसी भी कहते हैं, हीमोफिलस पर्टूसिस भी बोलते हैं। कुकर खांसी, काली खांसी, वूपिंग कफ, ये सभी काली खांसी को बोला जाता है। तो याद रखिएगा किसके कारण होती है, ये पर्टूसिस के कारण होती है, और ये एक श्वसन का संक्रमण है। और ये जो काली खांसी है वो एक संक्रामक बीमारी है। क्या है, एक संक्रामक बीमारी है। इसके कारण टीका भी दिया जाता है। इसके कारण क्या दिया जाता है,
टीका भी दिया जाता है काली खांसी के कारण। टीकाकरण के जो डीटीपी का टीका आपने देखा होगा, डीटीएपी का जो टीका दिया जाता है, ये छोटे बच्चों मतलब 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये डीटीएपी का टीका दिया जाता है। इसके कारण क्या दिया जाता है, टीडीएपी का टीका दिया जाता है। किस उम्र के बच्चों को दिया जाता है, 7 वर्ष से कम। तो काली खांसी, अगर आपसे पूछे कि काली खांसी के लिए कौन सा टीका बच्चों को दिया जाता है, तो आपको याद रखना है डीटीएपी का टीका दिया जाता है। किस उम्र के बच्चों को दिया जाता है, 7 से कम उम्र के बच्चों को दिया जाता है। इसके अलावा टीडीपी का टीका बड़े बच्चों और वयस्कों को भी प्रशासित किया जाता है। तो डीटीएपी आपको याद रखना, ये डीटीएपी का फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया, टिटेनस और अकोशिकीय काली खांसी, मतलब कम दी गई खुराक इसका मतलब होता है। काली खांसी के जो टीके होते हैं वो प्रभावी हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि ये पूर्ण रूप से प्रभावी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो काली खांसी पर्टूसिस के कारण होती है, डीटीपी टीका उसमें लगाया जाता है। सबसे पहले ये जो टीका होता है, ये जो टीका होता है वो डिप्थीरिया और टिटेनस टॉक्साइड के साथ लगाया जाता है। क्या के साथ लगाया जाता है, डिप्थीरिया और टिटेनस टॉक्साइड के साथ ये लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना कब प्रारंभ हुई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क जो योजना है लगभग 1595 से 1600 जिलों में ये लागू है। 2012, 2014, 2016 या 2010। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल योजना आरंभ हुई थी 2012 में। कब आरंभ हुई थी, 2012 में आयोजन हुई थी। और इसमें क्या होता है, जो गरीब जाति के लोग हैं उनको दवाइयाँ दी जाती हैं, और लगभग 250 से अधिक दवाइयाँ इसके अंतर्गत दी जाती हैं। और डायबिटीज़ हुई, बीपी हुई, इन सब की दवाइयाँ भी उपलब्ध करवाई जाती हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना में। जो लोग गरीबी रेखा में आते हैं और जो लोग नहीं ले पाते हैं दवाइयाँ, उनको ये इस योजना का लाभ दिया जाता है। एक और आपको याद रखना है कि भारत जो है अपनी जीडीपी का कितना प्रतिशत स्वास्थ्य सुरक्षा जालों पर या स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमों पर खर्च करता है। तो आपको याद रखना है भारत जीडीपी का 2%, भारत जीडीपी का कितना करता है, 2%। भारत जीडीपी का 2% अपने सुरक्षा कार्यक्रमों पर खर्च करता है। और मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति है। मध्य प्रदेश में सभी लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए ये 2012 में सरदार वल्लभ भाई पटेल औषधि वितरण योजना आरंभ की गई थी। इसका उद्देश्य था कि जितने भी लोग हैं, जितने भी गरीब लोग हैं, उनको न्यूनतम आवश्यक दवाओं की मुफ्त उपलब्धता की गारंटी देना, ये उसका उद्देश्य है। इसी के तहत जननी सुरक्षा योजना भी आरंभ की गई थी। मुख्यमंत्री श्रमिक प्रसूति सेवा योजना भी आरंभ की गई थी। ये योजना इसके अंतर्गत आरंभ की गई हैं। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री बाल श्रवण उपचार योजना कब आरंभ की गई। मुख्यमंत्री बाल श्रवण उपचार योजना, देखो जो मूक बच्चे हैं, बधिर बच्चे हैं, उनको ऑपरेशन के लिए ये योजना आरंभ की गई थी। और इसमें 2016 में इसको आरंभ किया गया था, 2 मई 2016 में। और इसमें क्या होता है, मूक बधिर बच्चों को ऑपरेशन के लिए 6.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कितने रुपए की राशि दी जाती है, 6.5 लाख रुपए की मदद की जाती है। और उसमें उम्र क्या होती है, 7 साल तक के बच्चे इसमें पात्र होते हैं। ये भी आपको याद रखना। तीनों चीज़ें आपको याद रखना है, कब आरंभ हुई, किस उम्र तक के इसमें बच्चे पात्र होते हैं, और कितनी राशि इसमें दी जाती है। तो 6.5 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं, और 7 साल तक के बच्चे इसमें पात्र होते हैं। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना के अंतर्गत ये तीनों ही चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। आपसे पूछें कब आरंभ की गई थी, 2015-16, या डेट आ जाए तो 2 मई 2016 में आरंभ की गई थी। इसमें बच्चे किस उम्र के पात्र हैं, तो इसमें 7 साल से कम। एक इसके पहले योजना आई थी हृदय रोग के लिए, मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना, जो 2011 में आई थी।
बाल हृदय अलग है, बाल श्रवण अलग है। बाल हृदय 2011 में आई है और बाल श्रवण 2016 में आई है। बाल हृदय में बच्चों के हृदय रोग से पीड़ित बच्चों को चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधा दी जाती है। 2000 जो बाल श्रवण योजना आई है 2015-16 में, इसमें जो 7 वर्ष तक के जो हितग्राही हैं अधिकतम उनको जो श्रवण बाधित है, और वैसे तो ये नॉर्मली 5 वर्ष तक के बच्चों का है, लेकिन किसी विशेष कारण से चिकित्सक से सलाह लेने के बाद ये 7 वर्ष तक के हितग्राहियों को इसमें उपचार प्रदान किया जाता है और विभिन्न स्तर में इसकी जांच की जाती है और फिर इनका उपचार किया जाता है। 6.5 लाख रुपए तक की इसमें सहायता दी जाती है। 1, 2, 3 योजनाएं मैं आपको और बता रही हूँ। इसके अलावा एक निःशुल्क चिकित्सीय जांच योजना आई है, वो 2013 में आई थी। निःशुल्क चिकित्सीय जांच योजना है ना। इसके अलावा एक निःशुल्क डायलिसिस योजना आई थी। निःशुल्क डायलिसिस योजना 2016 में आई थी। डायलिसिस योजना निःशुल्क डायलिसिस योजना कब आई थी? निःशुल्क डायलिसिस योजना 2016 में आई थी। एक कैंसर कीमोथेरेपी योजना आई थी। कैंसर कीमोथेरेपी योजना आई थी 2014 में। कैंसर कीमोथेरेपी योजना कब आई थी? 2014 में कैंसर की कीमोथेरेपी योजना आई थी। और जननी शिशु सुरक्षा योजना आई थी 2011 में। जननी शिशु सुरक्षा योजना 2011 में आई थी और जननी सुरक्षा योजना 2005 में आई थी। तो ये सभी योजनाएं आप लोगों को याद रखना है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा। ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। अति महत्वपूर्ण फैक्ट आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे। इसके अलावा अगर आपने हमारे अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं तो आप हमारे नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। बहुत ही सुपर डुपर तरीके के तैयार किए गए नोट्स हैं। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में तैयार किए गए हैं। जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। आप देख सकते हैं ये टोटल 7 बुकलेट हैं और योजना एवं संस्थाएं हैं जो दूसरे वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम के नाम से ये बुकलेट आएंगी आपको। वॉल्यूम 7 तक ये बुकलेट मिलेंगी। योजना एवं संस्था में भारत सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की करीब 500 से ज़्यादा योजनाओं को इसमें कवर किया गया है। जितनी भी स्वास्थ्य संस्थाएँ हैं, चाहे भारत के हों चाहे विश्व के हों, उनको कवर किया गया है। स्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य सर्वेक्षण, इनको कवर किया है। और इसके अलावा जितने भी नए आंकड़े हैं वो सभी कवर किए हैं। पोषण एवं स्वास्थ्य में ICMR रिपोर्ट के अनुसार ये बुकलेट तैयार की गई। बहुत ही शानदार ये नोट्स तैयार हैं। ये भी हैंड रिटन है ये दोनों बुकलेट। इसके अलावा शिशु की प्रारंभिक देखभाल, इसको बहुत अच्छे से एक पार्ट में डिवाइड किया गया है। शिशु की प्रारंभिक देखभाल, गर्भवती की देखभाल, ये बहुत अच्छे से कवर किया गया है। साथ में जितने भी सिद्धांत है उसको लास्ट में याद करने के लिए एक अलग से टेबल बना के दी है। गणित तर्क शक्ति, कंप्यूटर। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जो कि मैं बार बार बताती हूँ कि एग्ज़ाम जो है शिफ्ट में होना। एक अकेले आपने बुक पढ़ ली तो आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस लगाना है क्योंकि एग्ज़ाम शिफ्ट में होना है। ये 2 बुकलेट आपको आती हैं, एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न की और एक वन लाइनर की। ये दोनों ही प्रैक्टिस बुक हैं। इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनसे आप बैठकर और प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके एग्ज़ाम क्लियर होंगे। तो आपको पहले थ्योरी पढ़ना, फिर ये दोनों प्रैक्टिस बुक लगाना। इसके अलावा एक नियम अधिनियम की बुक मिलती है। अधिनियम में मैंने वही फैक्ट डाले जो एग्ज़ाम में आते हैं। फालतू का आपको एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए बर्डन नहीं डाला है। तो ये अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो इसका चार्ज 1399 है प्लस 100 रुपीज़ कुरियर है। बाद में कहीं भी रहते हैं आप पहुंच जाएंगे। सबसे मेन चीज़, इसके साथ हम आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप दे रहे हैं। इस व्हाट्सएप के ग्रुप में हम आपकी तैयारी कराते हैं। इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन देते हैं, महत्वपूर्ण अपडेट देते हैं और हर क्वेश्चन की जो डीपली कोई फैक्ट बनता है तो वो इस ग्रुप में दिए जाते हैं। बहुत ही शानदार ये ग्रुप है। ग्रुप केवल उन्हीं को मिलता है जो हमारे नोट्स लेते हैं। जैसे ही आप हमें पेमेंट करते हैं आपको हम ग्रुप से जोड़ लेते हैं। 7 से 8 वर्किंग डेज़ में आपके पास नोट्स भी पहुँच जाते हैं। ये जो ग्रुप है वो आपके लिए ऑनलाइन कोचिंग का काम करेगा और जो नोट्स हैं वो आपके लिए ऑफलाइन नोट्स की तरह काम करेंगे। और जो आपके घर पे बुक्स आएंगी उनसे आप पढ़ पाएंगे। तो अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप करके आपको मुझे बोलना है कि मैम हमको नोट्स लेना है। ये नंबर मेरा व्हाट्सअप है। व्हाट्सअप पे आपको अपना एड्रेस सेंड करना है। उसके बाद मैं आपको पेमेंट नंबर दूँगी। आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट देना है। 7 से 8 वर्किंग डेज़ में आपके पास पहुंच जाएंगे। तुरंत आपको हम ग्रुप से जोड़ लेंगे। इसके अलावा अगर आप MPPSC प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ये MPPSC प्री और मेंस के नोट्स हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। ये महिला सुपरवाइज़र के नोट्स हैं पूरे। ये 7 बुकलेट हैं जो मैंने अभी बताई हैं। इसके अलावा MPPSC प्रीलिम्स की आपको 11 बुकलेट मिलेंगी, महिला सुपरवाइज़र की 7 बुकलेट मिलेंगी और मेंस की आपको 44 बुकलेट मिलेंगी।
आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कब आरंभ किया गया था? तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 2016 में आरंभ किया गया था और लगभग देश में 3 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं को प्रसव के पहले देखभाल की सुरक्षा निश्चित करने के लिए, उसकी गुणवत्ता निश्चित करने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। इस अभियान के तहत लाभार्थियों को हर महीने की 9वीं तारीख को प्रसव पूर्व देखभाल सेवाओं का न्यूनतम पैकेज दिया जाता है। याद रखिएगा, हर महीने की 9 तारीख को, 9वें महीने में ही बच्चा होता है तो ऐसे याद रख लीजिएगा, हर महीने की 9 तारीख को एक न्यूनतम पैकेज प्रदान किया जाता है जो इस अभियान से जुड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में, और ये केंद्र सरकार द्वारा आरंभ की गई है। देश की गरीब गर्भवती महिलाओं के लिए ही आरंभ की गई। इसमें निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं और मुफ्त इलाज दिया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें ख़ास तौर पर वो महिलाएं आती हैं जो दिहाड़ी मजदूर करती हैं, तो उनके लिए विशेषतः इस योजना को कवर किया गया है। इस योजना को PMSMA भी बोला जाता है। PMSMA, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। PM से प्रधानमंत्री हो जाएगा, S से सुरक्षित हो जाएगा, M से मातृत्व हो जाएगा और अभियान हो जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री एक मातृत्व वंदना योजना आई थी जो कि गर्भवतियों के लालन पोषण के लिए आई थी, जिसमें 3 किस्तों में 5,000 रुपये की राशि दी जाती थी। वो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है, तो ये भी याद रखिएगा, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना जो है उसमें 5,000 रुपये की राशि दी जाती है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कब आरंभ हुआ? 2016 में हुआ। सुरक्षित मातृत्व के स्तंभ कौन से? 4 स्तंभ हैं। एक तो होता है परिवार नियोजन होता है, प्रसव पूर्व देखभाल होता है, सुरक्षा होती है, तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। PM मातृ वंदना जो योजना है वो भी एक अच्छी बड़ी योजना है, तो ये भी आ सकती है। और बाकी आपको इसका ये याद रखना है, गरीब महिलाओं को ये इसका प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का लाभ दिया जाता है। 2016 में आरंभ हुई थी। 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं को जो है सभी गर्भवती महिलाओं को एक पैकेज प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आसमान प्रोजेक्ट। देखो, आसमान जो प्रोजेक्ट है वो बच्चों के लिए शुरू किया गया था। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाकर जो माताएं हैं, वो नवजात शिशु हैं, उनकी स्वास्थ्य देखभाल सुरक्षित करना या नवजात और मातृ मृत्यु दर में कमी लाना। तो याद रखिएगा, प्रोजेक्ट आसमान या आसमान प्रोजेक्ट का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है शिशु मृत्यु दर को कम करना, मातृ मृत्यु दर को कम करना, इसका प्रमुख उद्देश्य है। ये ध्यान रखिएगा, क्या उद्देश्य है इसका? नवजात और मातृ मृत्यु दर को कम करना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा ये किसके सहयोग से आरंभ हुई थी? तो एक यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट है, इस परियोजना के लिए एक गठबंधन साइन हुआ था, इसको USAID भी बोला जाता है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आसमान प्रोजेक्ट के लिए किसने इसमें सहयोग किया था या किसके साथ गठबंधन किया था? क्या उद्देश्य है इसका? शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, मातृ मृत्यु दर में कमी लाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, दस्तक अभियान कब आरंभ किया गया? दस्तक अभियान, देखो, दस्तक अभियान को जो संचारी रोग नियंत्रण है उस पर कंट्रोल करना, मतलब संचारी रोगों का नियंत्रण करना दस्तक अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। इसको आरंभ कब किया गया था? इसको 2018 में आरंभ किया गया था। दस्तक अभियान कब आरंभ किया गया था? 2018 में हुआ था इसका आरंभ। और इसमें बच्चों को लूज मोशन हो जाते हैं, निमोनिया हो जाती है, जन्मजात बीमारियों जो उनकी पहचान कर उनकी सुविधाएं दी जाती है। दस्तक मतलब पहले से ही अवेयर हो जाना कि और उन बीमारियों के खिलाफ लड़ना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। ये नॉर्मली अभी दूसरा चरण जुलाई से अगस्त तक चला गया था, तो इस तरह पे इसके अलग अलग चयन जो है चलते रहते हैं। वैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा ये आरंभ है, नेशनल राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य मिशन है उसके द्वारा ये आरंभ है और 2018 से ये आरंभ किया गया था। फ्रेंड्स, सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और वैकेंसी के इंतज़ार में अपनी पढ़ाई को स्टॉप मत कीजिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। स्तनपान केंद्रित गतिविधियों को बढ़ावा देने से संबंधित कौन सा अभियान है? माँ अभियान।
कौन सा अभियान है जो स्तनपान से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देता है? वो कौन सा अभियान है? तो वो है माँ अभियान। माँ अभियान है जो स्तनपान से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देता है और लगभग 1920 में इसकी आरंभ किया गया था और राजस्थान के कोटा से इसको आरंभ किया गया था। अगला है कायाकल्प अभियान कब आरंभ हुआ था? कायाकल्प अभियान 2015-16 में आरंभ हुआ था। कायाकल्प अभियान कब आरंभ हुआ था? 2015-16 में इसको आरंभ किया था और प्रभु राम चौधरी जो थे उस समय के स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने ये आरंभ किया था कायाकल्प अभियान, तो याद रखिएगा। और यही जो स्थिति सुधारने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं, ग्रामवासियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ये जो अभियान है उसको आरंभ किया गया था। सो फ्रेंड्स, ये हमारे आज के क्वेश्चन हैं। ऐसा आपको पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। व्हाट्सअप कीजिएगा अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।